नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन 3 प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बताते हैं, जहां ये जेल में ही रहेंगे इस वक्त कुलदीप सेंगर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आया था इससे पहले कोर्ट का, हाई कोर्ट के फैसले को फिलहाल रोक लगा दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कुलदीप सेंगर का पूरा मामला क्या है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है आपकी सेहत से जुड़ी हुई। और आपकी सेहत की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें है कि आपको एंटीबायोटिक्स कितनी नुकसानदायक साबित होती हैं, क्योंकि वो अब असरदार भी नहीं है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया। और अब हाल ही में ICMR की तरफ से भी इसको लेकर आम लोगों को सलाह दी गई। आखिर क्या है वो सलाह और क्यों ये असरदार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है एंटीबायोटिक को लेकर, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां रूस यूक्रेन पीस डील अब लगभग संभव होती नजर आ रही है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि 90% चीजों पर सहमति बन चुकी है और खासतौर पर ट्रंप इसमें अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु अभी भी बाकी ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि देखना होगा कि ये सहमति कब तक बनती है और कैसे बनती है। फिलहाल किन किन चीजों पर सहमति बनी है, यूक्रेन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ, उन्नाव रेप केस की, जिसमें आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा और पीड़िता को राहत मिली है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब कुलदीप सेंगर फिलहाल तो जेल में से बाहर नहीं आ सकेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का 23 दिसंबर 2025 का वो आदेश स्थगित कर दिया जिसमें उन्नाव रेप केस में सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करके जमानत देने का फैसला किया गया था। अब इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली वेकेशन बेंच ने कहा है कि मामले की कई कानूनी पहलुओं पर विचार की जरूरत है, जिस पर कोर्ट विस्तार से सुनवाई भी होगी। बताएंगे आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जी हां, कुलदीप सेंगर को यह बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही जमानत का जो फैसला था उस पर ये रोक लगाई गई है। दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसके दौरान जब ये सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान CJI की तरफ से एक बयान भी सामने आया और इस बयान में CJI की तरफ से कहा गया कि मामले के जो कानूनी पहलू हैं उन पर विचार की अभी जरूरत है और इसके साथ ही कोर्ट में विस्तार से सुनवाई होगी। ये बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। दरअसल हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर की जो सजा है, उम्र कैद की सजा, उसको निलंबित करके जमानत दी गई थी शर्तों के साथ में। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तुरंत पीड़िता के परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है और ऐसे में CBI की दलील पर आखिर सॉलिसिटर जनरल की उनकी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट में बयान दिया गया, जिसमें सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से जो बयान दिया गया है और मेहता का कोर्ट में बयान आया जिसमें 15 साल की नाबालिग के खिलाफ घिनौना अपराध और इस मामले में निचली अदालत ने दोषी पाया। आपको बता दें कि IPC की धारा 376 और पोक्सो को विभिन्न धाराओं में दोषी और ट्रायल कोर्ट ने 376 के तहत दोषी माना था। न्यूनतम 20 साल या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान। इसके साथ ही पोक्सो में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा साफ नहीं है।
तो ये पूरी बात कही गई। लेकिन आखिर इस पूरे मामले की टाइमलाइन क्या, एक नजर फटाफट से उस पर डाल लेते हैं। कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगा, साल 2017 में ये पूरा मामला दर्ज किया गया और 2017 के बाद 2018 में जो पीड़िता के पिता है उनकी मौत हो जाती है। अप्रैल 2018 में कुलदीप सेंगर को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद में अगस्त 2019 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा मामला उन्नाव रेप मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद में अगस्त 2019 के बाद दिसंबर 2019 में ये पूरा मामला 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद में 30 हजारी कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा कुलदीप सेंगर को सुनाई जाती है और साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया और 10 साल की सजा उसमें दी गई और 10 लाख रुपए का जुर्माना उसमें भी दिया गया, जिसके बाद में अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया और साथ ही जमानत पर भी मोहर लगा दी शर्तों के साथ में। तो यह है पूरा मामला, जिसको लेकर काफी प्रदर्शन भी देखने को मिला, लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लग चुका है कुलदीप सेंगर को और हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई जा चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर के, क्योंकि कोर्ट ने अभी फिलहाल तो हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी है, जमानत और साथ ही जो उनकी उम्र कैद की सजा थी उसको निलंबित करने पर फिलहाल रोक है। बिल्कुल कृतिका, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो हाई कोर्ट की फाइंडिंग है कि कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट के दायरे में नहीं आते हैं, हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो एमएलए हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है हाई कोर्ट की तरफ से कि वो उनको ये नहीं माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा, और इसीलिए जो प्रावधान है कम से कम 20 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा वो उन पर लागू नहीं होता। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें पॉक्सो एक्ट में अगर कहीं कोई डेफिशिएंसी है जिसका फायदा कि कुलदीप सेंगर को मिला, क्योंकि ये मामला उठाया गया था कि पॉक्सो में कहीं पर भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो इसी के चलते हाई कोर्ट ने ये राहत उन्हें दी थी कि वो इसके दायरे में नहीं आते हैं और लगभग 7 साल के आसपास वो सजा काट चुके हैं अंडरगॉन, और इसीलिए ये जमानत दे दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इसमें कानूनी दावपेच है और इसीलिए प्रथम दृष्टया मामला स्टे का लगता है। यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिहाई पर रोक लगा दिया है कुलदीप सेंगर की, और कोर्ट ने एक बात और ये भी कही कि आमतौर पर जब कोई व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है तो हम उसको, लेकिन क्योंकि अभी कुलदीप सेंगर पहले से जेल में है एक अन्य मामले में और रिहाई नहीं हुई, ऐसे में होगा कि फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जाए और आने वाले दिनों में ये जो पॉक्सो एक्ट में डेफिनेशन को लेकर के जो पूरा मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्या टेक्निकलिटीज हैं उसमें और आगे क्या जो हाई कोर्ट का फैसला था वो सही ग्राउंड्स पे था, इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके साथ ही विकास, अगली सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास में, क्या उसकी तारीख अभी डिसाइड की जा चुकी है? देखिए लगभग अभी कम से कम 4 हफ्ते तक तो सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो नोटिस भी जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को और अपना जवाब देने के लिए वक्त मिलेगा, सीबीआई उस पर अपनी बात रखेगी, तो आप मान सकते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त तो कम से कम अगली सुनवाई पर लगेगा। इसको लेकर के एक बात और खास ये भी है कि वेकेशन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की, क्योंकि जिस तरह से इस मामले को उठाया गया, मीडिया में जिसको उठाया गया और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने किस तरह से जमानत दे दी है। एक बात और यहाँ पर कृतिका देखने को मिली कि वकीलों ने कोर्ट को ये बताया कि इस मामले में आदेश आने के बाद लगातार कोर्ट पर छीटाकशी की जा रही है, तरह तरह के अनर्गल आरोप। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोर्ट ने ही कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया निचली अदालत ने, इसीलिए इस तरह की जो टीका टिप्पणी है ये गलत है, इनको बंद किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ रुक करते हैं अब हमारी अगली खबर का, जो है आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर। आज के समय में अगर किसी को भी बुखार होता है, गले में दर्द है, खांसी या इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि एक एंटीबायोटिक ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा उससे। और यही सोच अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को ही अपने कार्यक्रम मन की बात में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की रिपोर्ट का जिक्र किया था और कहा था कि निमोनिया और यूटीआई जैसी बीमारियों पर अब एंटीबायोटिक अप्रभावी हो रही हैं, बेअसर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की थी और अब
आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने लोगों से अपील की है कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। आखिर क्या है एंटीबायोटिक दवाएं और आईसीएमआर की तरफ से क्या कुछ सलाह दी गई है, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन्स के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। तो आईसीएमआर की जो रिसर्च सामने आई उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सलाह दी गई है कि आप एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल अंधाधुंध ना कीजिए जब तक कोई डॉक्टर सलाह आपको इस दवाई की लेने के लिए ना कहे। लेकिन इसके साथ ही आखिर आईसीएमआर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर क्या कुछ सलाह दी गई है, एक नजर फटाफट से उस पर डालते हैं। दरअसल इसमें सीधे तौर पर अंधाधुंध इस्तेमाल पर आईसीएमआर की तरफ से सभी आम लोगों को यह सलाह दी गई है। निमोनिया और यूटीआई जैसी बीमारियों पर एंटीबायोटिक जो है वो बिल्कुल बेअसर, उन पे कोई असर इन बीमारियों पर नहीं हो रहा क्योंकि लगातार इन दवाइयों को हम ले रहे हैं। हानिकारक बैक्टीरिया पर दवाओं का असर अब नहीं हो रहा है, ये बात आईसीएमआर की तरफ से कही गई। साथ ही एंटीबायोटिक है तो हर संक्रमण का इलाज संभव है। आईसीएमआर के महानिदेशक की तरफ से ये जरूरी अपील की गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि डॉक्टर की सलाह से ही आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, सेवन करें, अपने परिवार को दें। बिना डॉक्टर की परामर्श के आप ये दवाई ना लें और ना ही अपने परिवार में किसी भी सदस्य को दें। लेकिन आखिर क्या है ये एंटीबायोटिक्स जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया और आईसीएमआर की इस रिपोर्ट में भी किया गया है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल इसमें सीधे तौर पर कहा गया कि बहुत शक्तिशाली ये एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं और जो जीवाणु है, जीवाणु से होने वाले जो संक्रमण है उनसे लड़ाई लड़ने में ये काफी मददगार साबित होती है, उनसे लड़ाई करती है। सर्दी हो या फिर जो फ्लू जैसे जो वायरल हैं अक्सर, उन संक्रमणों पर प्रभावहीन ये इस समय होती हुई नजर आ रही है, कोई असर उसका नहीं हो रहा है इन दवाइयों का। बीमारियों से लड़ने में एंटीबायोटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक्स लिखी जाती हैं और ऐसे में अक्सर जीवन रक्षक भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो आपके जीवन को बचाती हैं। एंटीबायोटिक्स की अगर बहुत ज्यादा आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो काफी ज्यादा हानिकारक है सीधे तौर पर, तो ऐसे में ये सलाह दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं नितेंद्र, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नितेंद्र, सीधे तौर पर अक्सर जब भी कोई फ्लू होता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, तो हम अक्सर ये दवाइयां ले लेते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये समस्या है और वो तुरंत दवाई दे देते हैं एंटीबायोटिक। लेकिन अब इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई चेतावनी के तौर पर भी उसे देखा जा रहा है कि जो लोग खासतौर पर बेवजह इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना डॉक्टर की परामर्श के, उनके लिए किस तरीके से ये हानिकारक है। नितेंद्र।
जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पे देखा गया कि जब भी किसी को साल में 2 या 3 बार सर्दी जुकाम होता है, वायरल होता है, तो या तो उनके घर के कोई सलाह दे देता है कि आप जाओ एंटीबायोटिक, फलाना एंटीबायोटिक लो और वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ लोग कई बार मेडिसिन के दुकान पे चले जाते हैं, मेडिसिन के जो दुकान के दुकानदार है वो भी उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। न तो कोई दिखाने जाता है डॉक्टर के पास। कई बार ये भी देखा गया कि डॉक्टर भी लिख देते हैं, जब वायरल होता है तो एंटीबायोटिक लिख देते हैं। और यही वजह है कि आज देखा गया है, जो आईसीएमआर की स्टडी है और विभिन्न अस्पतालों की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह स्टडी तैयार की गई है कि जो गंभीर बीमारियां हैं अगर आपको होता है तो उससे एंटीबायोटिक बेअसर साबित हो रही है और इसके वजह से लंबे समय तक आपको अस्पतालों में रहना पड़ रहा है, जिसके लिए एंटीबायोटिक बनी है। खासतौर पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर यूटीआई की बात हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में किया है, या फिर निमोनिया की बात हो, उस पर भी ये बेअसर साबित हो रहा है। और यही वजह है कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बार बार डॉक्टरों की तरफ से भी कहा गया है और कल प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया है कि आप बेवजह एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर कहीं से ना ले लें और किसी की सलाह पर ना लें। जब भी आपको जरूरत हो, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर अगर सलाह देता है तभी ले, ना कि किसी के कहने पे ले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई ये तीसरी महत्वपूर्ण खबर। तो तीसरी महत्वपूर्ण खबर जहां आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक अहम बैठक अभी हाल ही में हुई, जिसका काफी वक्त से इंतजार था। इस मीटिंग को डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की दोनों ही काफी सफल इस समय मान रहे हैं। और बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बेहद करीब है, लेकिन एक या दो बड़े मुद्दे अभी भी सुलझाने बाकी हैं, जिसमें पूर्वी डोनबास क्षेत्र का भविष्य सबसे ज्यादा अहम है। तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद किया है और दोनों नेताओं ने शांति योजना पर 90% सहमति की पुष्टि भी कर दी है। लेकिन इन सब के बीच अभी तक जिन मामलों पर सहमति नहीं बन पाई है, उनमें से एक पूर्वी यूक्रेन, खासकर डोनबान पर केंद्रित है। फिलहाल सभी की नजर अगली बैठक पर है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं शांति समझौते के बहुत करीब। तो जी हां, आपको बता दें कि शांति समझौते के बेहद ही करीब है। फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात हुई है व्लादिमीर जेलेंस्की की और इस दौरान ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध समाप्ति पर चर्चा की है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने करीब 3 घंटे लंबी बैठक की है, जिसमें इस बैठक को लेकर कहा गया कि जेलेंस्की ने शांति योजना पर 90% सहमति की पुष्टि कर दी है कि जो पॉइंट्स है उसके उन पॉइंट्स में 90% बातों पर सहमति बन चुकी है। इस बैठक में कई अहम नतीजे निकले हैं, ये बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई। साथ ही मिठाया जाएगा और दोनों राष्ट्रपति अब समझौता करना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उनकी रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर शांति समझौते की अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर अभी 1 से 2 बिंदु ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। कुल मिलाकर 90% सहमति बन चुकी है दोनों देशों के बीच में, लेकिन 10% सहमति अभी भी बाकी है। देखिए, यही जो 10% सहमति है वही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो 10% सहमति है इस पे अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रजामंद नहीं है। उसके अलावा जो है जेलेंस्की खुद भी इस पे सहमत नहीं है। खास करके जो सीमा का मामला है, टेरिटरी का मामला है, जो डोनबास का पूरा इलाका है, रूस चाहता है कि डोनबास का पूरा इलाका उनके पास आए, जबकि जेलेंस्की ये नहीं चाहते हैं। डोनबास का कुछ इलाका अभी भी जेलेंस्की के कब्जे में है, मतलब यूक्रेन के कब्जे में है और रूस उसे मांग रहा है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिक्योरिटी गारंटी की बात है, तो सिक्योरिटी गारंटी में जो जेलेंस्की है, मतलब यूक्रेन चाहता है कि पूरा का पूरा यूरोप उस सिक्योरिटी गारंटी में शामिल हो, पूरा का पूरा अमेरिका उस सिक्योरिटी गारंटी में शामिल हो, और पुतिन अभी तक इस बात के लिए रजामंद नहीं है कि इतना बड़ा तामझाम यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के लिए बने। और क्योंकि देखिए, जो पूरी रूस की जो स्थिति है, वो रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन में नेटो के फोर्सेज रहे, और ये जो सिक्योरिटी गारंटी का प्रस्ताव है, वो सिक्योरिटी गारंटी के प्रस्ताव को मानने का मतलब है कि नेटो के फोर्स प्रकारांतर से यूक्रेन में मौजूद रहेंगे।
तो यह जो है कि ऐसा मसला है जिस मसले पे पुतिन को बनाना जो है वो ट्रंप के जिम्मे की बात है। इसीलिए ट्रंप ने जेलेंस्की से बात करने के पहले पुतिन से बात की थी और पुतिन ने कुछ रेड लाइन ट्रंप को जरूर बताए होंगे और इसी रेड लाइन के हिसाब से ट्रंप जो है वो जेलेंस्की से बात किया उन्होंने। कल जो बातचीत हो रही थी आपने देखा होगा कि जब ओपनिंग स्टेटमेंट दोनों नेताओं का हो रहा था, उस ओपनिंग स्टेटमेंट में जेलेंस्की ने कहा कि 25 बार रूस ने जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया, लेकिन ट्रंप इससे सहमत नहीं थे। ट्रंप इस बात पे एक तरीके से कहें कि नाराजगी दर्शा रहे थे कि इतनी बार नहीं हुआ है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति जो है अभी तक देखना होगा कि जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो बात होती है, पेरिस में बात होनी है, उस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है और उसके बाद जनवरी में ट्रंप, यूरोपीय यूनियन और जेलेंस्की के बीच में बात होगी, इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। अगर ये तीनों इस बात पे सहमत हो, उसके बाद ट्रंप पुतिन से बात करेंगे और उसके बाद ये समझौता माना जा सकता है कि समझौते की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो तकरीबन कम से कम 1 महीना अभी और लगेगा इस बात पर पहुंचने में। ये समझौता जो है वो सही दिशा में जा रहा है। जी कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े लगातार आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पूरी मेहनत की जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में इस वक्त 90% बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। हालांकि 1 से 2 बिंदु अभी भी ऐसे हैं जिन पर सहमति अभी नहीं बनी है और उम्मीद है कि उन पर भी बहुत जल्द ही सहमति बन जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जनवरी में जब ये अहम बैठक होगी, जब यूरोपीय देश, अमेरिका और साथ ही यूक्रेन जब साथ बैठेंगे, तो उम्मीद है कि उन बिंदुओं पर भी सहमति बन जाए। फिलहाल नजर इस बैठक पर लगातार बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।